तो दोस्तों, आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। देखिए स्त्री केसर क्या है बाबू। देखिए जयांग जो है पुष्प के मादा जननांग होता है। जो पुष्प जो होता है ना, तो उसका मादे जननांग को, मतलब उसकी जो मादा जननांग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग, नहीं तो स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग, नहीं तो स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए, और इकाई को, मतलब ये जो जयांग का जो पूरा जो इकाई होता है जिसके अंतर्गत अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र ये सभी आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर या कार्पेल कहते हैं। समझें? तो स्त्री के जयांग के अंतर्गत क्या आता है? स्त्री केसर या कार्पेल, और उसी को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। अब देखिए जयांग पहला होता है, एक होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है जो उसका फूला हुआ संरचना होता है, एक सुराही की तरह होता है जो फूला हुआ, जो नीचे का जो संरचना होता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और भी जो आगे की ओर जो बढ़ता है उसको जो पाइप नालनिया जो संरचना होता है, नालनिया, उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, जिसको स्टेल वो भी बोला जाता है। और वर्तिकाग्र जो होता है, ऊपर घुंडी नुमा जो संरचना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। समझे? जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टिग्मा भी कहते हैं। अब देखिए अंडाशय, ओवरी। अब नीचे के फूले हुए भाग को, मतलब नीचे में जो फूला हुआ भाग रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक ना? अब देखिए वर्तिका, एक पतली नलिकाकार, कैसा? एक पतली नलिकाकार होती है जो अंडाशय से निकली हुई होती है। कहाँ से निकलती है? अंडाशय से निकलती है। ठीक ना? जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्तिकाग्र की। किसका बात करेंगे बाबू? वर्तिकाग्र की। तो इसको वर्तिकाग्र का मतलब होता है अस्टिग्मा। वर्तिकाग्र के ऊपर घुंडी जैसी एक संरचना होती है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। कैसी संरचना होती है? घुंडी जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे स्त्री केसर को संख्या के आधार पर किसके आधार पर बच्चा? संख्या के आधार पर हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं? 4 भाग में बांटे हैं। पहला एक हो जाता है आपका एकांडपी, जिसको अंडपी, फिर होता है त्रिअंडपी, और फिर क्या होता है बाबू? बहुअंडपी। क्या होता है? बहुअंडपी। बहुअंडपी को अब देखिए एकांडपी जो है उसको मोनो के, जब पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होता है। कितना होता है? एक ही स्त्री केसर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एकांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एकांडपी कहते हैं। ठीक ना? जैसे एक स्त्री केसर जो होता है वो आपका होता है चना में होता है, मटर में होता है, मूंग में होता है, और कहाँ होता है? मसूर में होता है। कहाँ होता है बाबू? मूंग और मसूर में होता है। तो उसको क्या, कैसा स्त्री केसर होता है? एकांडपी, मतलब उसमें एक ही स्त्री केसर निकला हुआ होता है। तो वो किस किस में होता है? चना, मटर, मूंग और मसूर में होता है। समझे? मसूर की खेती हुआ होगा तो आप लोग देखे होंगे। अब देखिए द्विअंडपी की बात करेंगे कि जब पुष्प के जयांग में, किसका, कहाँ पे? पुष्प के जयांग में 2 स्त्री केसर होता है। कितना स्त्री केसर होता है? 2 स्त्री केसर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? द्विअंडपी कहते हैं। जैसे अकवन का पेड़, तो इसमें क्या होता है? स्त्री केसर, इसके फूल में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब देखिए त्रिअंडपी, ठीक ना? जब पुष्प के जयांग पर 3 स्त्री केसर होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्त्री केसर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिअंडपी कहते हैं। और जैसे त्रिअंडपी जो होता है वो आपका किस में होता है? प्याज में होता है। किस में होता है? प्याज में। अब देखिए हम लोग बहुअंडपी के बारे में बात करेंगे। जब पुष्प के जयांग पर 1 से अधिक, कितना? 1 से अधिक स्त्री केसर होते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुअंडपी कहते हैं। मतलब क्या? 1 से अगर अधिक रहेगा स्त्री केसर की संख्या तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? बहुअंडपी कहेंगे। अब देखिए बहुअंडपी जो है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है युक्तांडपी। क्या होता है? एक होता है आपका युक्तांडपी, और एक जो आपका होता है एक होता है वियुक्तांडपी। क्या होता है? एक होता है आपका वियुक्तांडपी। अब देखिए यहाँ पे युक्तांडपी के बारे में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? स्त्री के गुलहड़ का फूल हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। आप लोग अड़हुल के फूल को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुलहड़ का फूल कहते हैं। अगर उसको आप ला के देखिएगा तो उसका जो मतलब स्त्री केसर जो रहता है एक दूसरे से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। उसके
बीच में एक लाल लाल जो संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग वयुक्तांडपी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वयुक्तांडपी के बारे में, जिसे अंग में स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं। मतलब स्त्री केसर जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होता है। इसके अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होता है। इसके कोष्ठक में, मतलब इसमें जो कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक में एक या अनेक बीजांड होते हैं। कोई कोई में एक ही बीजांड रहेगा, नहीं तो अनेक बीजांड रहेगा। जैसे गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा रहता है। क्या रहता है? अपरा रहता है। और अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, कैसा? दीर्घ बीजांड कहते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, और लघु मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ बीजाणुधानी को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। देखिए, एक अंडाशय में एक बीजांड हो सकता है, जैसे सूर्यमुखी के फूल में एक ही बीजांड हो सकता है। अब देखिए, या अनेक बीजांड हो सकते हैं। जैसे अनेक बीजांड होगा आपका पपीता में, आर्किड में, फिर किस में हो जाएगा? तरबूज में हो जाएगा। इतना आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बीजांड के बारे में पढ़ेंगे या गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं।